गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल एंड विजिबल टू यू ऑल? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? हो गई क्लास स्टार्ट. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. So, to begin over with, we are going to start over with the periodic table. देखो, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस कर लिए हैं. 11th क्लास के अंदर हमने ये दो चैप्टर खत्म कर चुके हैं. वी हैव डन द सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वी हैव डन द एटॉमिक स्ट्रक्चर. और 11th क्लास के ये दोनों चैप्टर काफी बड़े चैप्टर्स थे, और क्योंकि ये काफी बड़े चैप्टर्स थे तो इसलिए हमें कुछ समय लगा. इसको हम जल्दी जल्दी तेजी से नहीं करना चाहते, हम आराम से करना चाहते हैं, तो इसलिए हम पीरियोडिक टेबल भी बहुत आराम से करने वाले हैं. इज दैट क्लियर? किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. स्टार्ट करें. पीरियोडिक टेबल, इवोल्यूशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल. इज इट? तो चलिए शुरू करते हैं इवोल्यूशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है ना? तो जब हम इवोल्यूशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट तो कर ही दो. ठीक है ना? और आप अगर चाहें तो आप हमसे गूगल मीट पर भी जुड़ सकते हैं, अगर आपके पास सफिशिएंट डेटा कनेक्शन है तो. ठीक है ना? तो यू कैन ज्वाइन ऑन द गूगल मीट और यू कैन गो अहेड विद द यूट्यूब इटसेल्फ. क्लियर? हम्म. And further, you can join on our Telegram channel. Telegram channel Akash BYJU'S NEET Digital, Akash NEET Akash Digital. या फिर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके सारे के सारे लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं और सारे के सारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. आवाज तो ठीक आ रही है ना? सब कुछ क्लियर है? लाइक कर देना जल्दी से. तो चलिए वी स्टार्ट ओ विद द पीरियोडिक टेबल. सबसे पहली चीज, पीरियोडिक टेबल है क्या? पीरियोडिक टेबल इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. सो व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई? क्यों क्लासिफाई करना है? भाई सीधी सी बात है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. अगर आपके घर के अंदर कोई चीजें हैं, अगर वो रेगुलरली अरेंज्ड हैं, तो आपके लिए चीजें ढूंढना आसान हो जाता है, आपके लिए चीजों के बारे में जानना आसान हो जाता है, आप कोई चीज खोते नहीं हो. ठीक है? तो इसीलिए आपके लिए एक अरेंजमेंट जरूरी हो जाता है. तो अब अगर आपके एक लाइब्रेरी के अंदर किताबें आराम से अरेंज्ड हैं, तो आपके लिए उन्हें ढूंढना आसान हो जाएगा. अपनी कई बार तो हमारे पास ये होता है कि किताब मिलती नहीं है समय पर, और फिर हमें नई किताब लेकर आनी पड़ती है, और फिर किसी समय कहीं से निकल कर आती है. तो अरेंजमेंट इज अ नेसेसिटी, उसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है. So, why do we need to classify elements? Because it's a systematic way of organizing knowledge by classifying the elements. ठीक है? अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर हमारे पास सीधा सीधा आता है कि 1800 में there were only 31 elements which were known. Only 31 elements. 31 एलिमेंट को तो याद करना भी पॉसिबल होता है. लेकिन 1865 तक द नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड एलिमेंट हैड रीच्ड 63, यानी कि डबल से थोड़ा ज्यादा. आज की तारीख में 118 एलिमेंट है. कह सकते हो आप 114 एलिमेंट है, क्योंकि चार की हाफ लाइफ बहुत कम है. उसमें से काफी सारे मैन मेड एलिमेंट्स हैं, और इसलिए नए एलिमेंट्स भी सिंथेसाइज होते चले जा रहे हैं. जब इतने सारे एलिमेंट हैं तो उनके बारे में स्टडी करना मुश्किल होता चला जाता है. इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी ऑल दीज एलिमेंट्स, रिमेंबर ऑल दीज एलिमेंट्स. ठीक है ना? तो इसीलिए हमें इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना होता है. ये क्या बात हुई यार, आजकल 48 हमारे पास वॉचिंग है, 31 हमारे पास लाइक्स हैं. लाइक्स तो हमारे पास ज्यादा होने चाहिए ना. तन्मय दास कह रहे हैं सर मेरा ड्रीम एम्स दिल्ली है, मेरा टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आ रहा है. तो बेटा ड्रीम तो वो है ना जो आपको सोने नहीं देते. आप कितने घंटे सोते हो दिन में, और कितने क्वेश्चंस आप लिख के करते हो, हैं तन्मय दास? ग्रेट आकाश, फिर तो आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर एक एडवांटेज रहेगा कि जो पीरियोडिक टेबल आज आप शुरू कर रहे हैं वो आप कल आकाश में शुरू कर रहे हैं, तो यू वुड बी अहेड ऑफ द कर्व, इजंट इट? ओके.
Sir, do we talk about easy learning of periodic table? Yes, we are going to talk about easy learning of the periodic table. ठीक है ना? अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा। अगर आपका ड्रीम है एम्स में एडमिशन लेने का एज अ स्टूडेंट, देन इन दैट केस जो आपसे कहा जाएगा वो आपको करना ही होगा। आपके पास ये नहीं है सर ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये सवाल मत पूछना कि ये भी करना पड़ेगा। आपसे कह दिया गया ये करना है तो करना है। नो क्वेश्चन टू बी आस्क्ड कि ये भी करना है और ये क्यों करना है। यू हैव टू डू इट। अभी मेरे पास किसी स्टूडेंट का कॉल आया, मैसेज आया था, मेरे पास है, एंड ही सेड कि सर मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था, मेरे 314 मार्क्स हैं, मैं बहुत अच्छा इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, घर वाले कह रहे हैं बीएससी कर लो। मैंने उससे सीधा सीधा सवाल पूछा, क्या आपने सारे के सारे क्वेश्चंस लिख कर किए थे? एंड ही सेड नो। क्या आपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखा था? ही सेड नो। मुझे समझ में नहीं आता कि 2 बार उसने ड्रॉप लिया, दूसरी बार के ड्रॉप में यानी कि उसने 12th में तैयारी की, फिर उसने एक और बार तैयारी की, फिर उसने एक और बार तैयारी की, 3 बार की तैयारी में उसने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एक बार भी नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? अगर मैं देखता हूं तो मैं बड़े आराम से बता सकता हूं। कोई भी स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा क्या हुआ, मैं उसे बड़े आराम से बताता हूं, बेटा तुमने ये नहीं किया, एंड दैट्स व्हाट द फैक्ट इज। आज की तारीख में नीट का सिलेक्शन इज मोर लाइक अ फॉर्मूला विच यू हैव टू डू योरसेल्फ। वो फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए एंड नीट का सिलेक्शन होगा ही होगा। बट नहीं, वो फॉर्मूला आप लगाते नहीं हो। पॉसिबल सोर्स ऑफ स्टडी केमिस्ट्री अनुआ, बेटा यहां पे स्पैम मत करो, ठीक है? सो जस्ट डू व्हाट इज आस्क्ड। समझे? ठीक है। बेटा सत्य साया जी घुले, 18 घंटे की स्टडी आपके फरिश्ते भी नहीं कर सकते। वो बातें मत करना जो हो नहीं सकती। सर हमें तो हम 18 घंटे स्टडी करेंगे, फिर 18 घंटे स्टडी नहीं होगी, सर हमसे 18 घंटे स्टडी नहीं हुई, अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, अब हम मेहनत क्यों करें? वो बात करो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। 18 घंटे की स्टडी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। मैक्सिमम स्टडी जो आप कर सकते हो एक दिन की वो 12 घंटे है। 12 घंटे से ज्यादा स्टडी हो ही नहीं सकती, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सर एज यू नो दैट फ्रॉम पास्ट ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आर फ्रॉम एनसीईआरटी। मोस्ट आर फ्रॉम एनसीईआरटी, मोस्ट का क्या मतलब है? कौन सा क्वेश्चन जो है जो एनसीईआरटी से नहीं है? ओके, but in twisted form from the text. So the general request to you is that you are going through the chaps. हाँ तो मैं तो एक एक चीज बता रहा हूं बेटा, हर तरीके से ट्विस्ट करके भी मैं आपको बताता रहूंगा। अब क्लास के अंदर से अगर आप भाग जाएं तो क्या करा जाए? So that's what we have as the periodic table. अब देखो, अगर हम अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स की बात करें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की, तो हम एंशियंट बात में चले जाते हैं, पुरानी बातों में। पुरानी बातों में क्या था? सबसे पहले आपको बोला गया पंच तत्व, पंच महाभूत, पंच तत्व। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जब मृत्यु होती है तो हम इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। अब वो पंच तत्व क्या है? तन्मय दास, क्या क्वेश्चन है? दिल्ली जनकपुरी ब्रांच बेस्ट है सर नीट की प्रिपरेशन के लिए। बेटा ब्रांच तो सारी बेस्ट है, आप अपनी बात करो। आर यू बेस्ट? आर यू गोइंग टू डू एवरीथिंग विच द टीचर आस्क यू? बेस्ट ब्रांच से कुछ नहीं होता, आपको बेस्ट होना होता है। परफेक्ट। अतिका ने बोला एयर वाटर अर्थ फायर स्पेस। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, पंच तत्व। अब ये पंच तत्वों के बारे में जब हम कहते हैं ना, तो लोग जो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो कहते हैं अरे ये क्या बकवास है, हमारे अंदर अर्थ है क्या? हमारे अंदर प्लैनेट अर्थ है क्या? हमारे अंदर हवा भरी हुई है क्या? हमारे अंदर आकाश भरा हुआ है, कैसे हो सकता है? आकाश तो इतना बड़ा, सब बकवास है ना। बेटा समझो, पहले मतलब को समझो। पृथ्वी का मतलब क्या है? अर्थ का मतलब क्या है? अर्थ का मतलब ये प्लैनेट अर्थ नहीं है।
अर्थ का मतलब है एवरीथिंग सॉलिड, ठीक है। जल, जल इज नॉट H2O वाटर, नो, जल इज एवरीथिंग लिक्विड। वायु, एयर नहीं है, एवरीथिंग गैशियस इज वायु। अग्नि, अग्नि का मतलब हमारे अंदर कोई आग नहीं जल रही है, अग्नि का मतलब है एनर्जी। एंड आकाश, आकाश का अर्थ है एम्प्टीनेस, खाली जगह। तो अब अगर ये पांच तत्वों की बात करो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एनर्जी एंड एम्प्टीनेस, इन्हीं पंच तत्वों का तो सब कुछ बना हुआ है। तो समझ में आ रही है बात? तो ये है पंच तत्व जिनसे सब कुछ बना हुआ है। तो कोई दिक्कत? अब यहां पर एक सिंपल सी बात यह है कि दे आर इंटर कन्वर्टेबल। अर्थ के अंदर अगर फायर ऐड की जाए तो वो वाटर बन जाता है, वाटर के अंदर फायर ऐड की जाए तो वो एयर बन जाता है, एंड दैट एक्सपांड्स इन द स्पेस। हर मैटर में स्पेस है और हर स्पेस में मैटर है। तो एक बात सिंपल सी है, द एलिमेंट्स कुड बी इंटर कन्वर्टेड, एडिंग फायर टू अर्थ वुड कन्वर्ट इट टू वाटर, एडिंग फायर टू वाटर वुड कन्वर्ट टू एयर, व्हिच देन वुड आल्सो गेन स्पेस एंड एक्सपैंड। लेकिन यहां पर जो है ये सिर्फ एक फिजिकल है, केमिकल क्लासिफिकेशन नहीं है। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस की, तो सॉलिड लिक्विड गैस के क्लासिफिकेशन में बहुत एम्बिग्विटी है, क्योंकि हमें कंडीशन भी बतानी पड़ेगी कि किस कंडीशन पे कौन सी चीज कैसे एग्जिस्ट कर रही है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये काफी इनकम्प्लीट क्लासिफिकेशन है, इससे कोई केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। क्लासिफिकेशन गलत नहीं है, रिमेंबर, मे बी नॉट वेरी इंफॉर्मेटिव, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन उस समय थी उसके हिसाब से तो सही क्लासिफिकेशन है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन है, लेकिन यहां पर ना क्लासिफिकेशन में दो दो गड़बड़ तो पक्का है। पहली गड़बड़ तो यह है कि मेटल्स बहुत सारे हैं, नॉन मेटल्स बहुत कम है। तो ये तो पहली एक स्क्यूड एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक स्क्यूड अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, देयर आर सर्टन थिंग्स कॉल्ड मेटालॉइड्स। अब मेटलॉइड्स मेटल्स और नॉन मेटल्स के उस तरह से दोनों की तरीके से बिहेव कर जाते हैं, तो फिर ये क्लासिफिकेशन फिर से एक एम्बिगुअस, नॉन क्लियर क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास दिक्कत आ जाती है कि हम किस तरीके से इनको क्लासिफाई करें, तो दिस फर्दर बिकम्स थिंग्स में कॉम्प्लिकेटेड। अब इसके बाद देयर वाज अ जर्मन केमिस्ट, डॉबरीनियर। उन्होंने क्या सोचा कि देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब जो भी प्रॉपर्टी स्टडी थी उनके हिसाब से उन्होंने उनको ग्रुप करने की कोशिश की। ग्रुप किया तो उन्होंने तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप्स बनाए एंड उनको फैमिली कहा। नाउ दीज बिकेम द ट्रायड्स और द फैमिलीज, so they were called Dobrinius triads. Okay, and here starts the classification. किसी ने कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, गूगल मीट पर पूछ सकते हो, यूट्यूब के चैट में पूछ सकते हो, गूगल मीट के चैट में पूछ सकते हो, एज यू फील लाइक वैसे पूछ सकते हो। पूर्णेश कहने से आइडियल स्लीपिंग ड्यूरेशन क्या है बेटा? 6 आवर्स मिनिमम, 8 आवर्स मैक्सिमम। 6 से 8 घंटे की आइडियल स्लीपिंग ड्यूरेशन होती है, एंड दैट ड्यूरेशन मस्ट बी विदाउट एनी ब्रेक। ये नहीं कि आपने 2 घंटे सुबह सो गए, 2 घंटे दोपहर को सो गए, 2 घंटे शाम को सो गए, 2 घंटे रात को सो गए, ऐसा नहीं होता। 8 घंटे की या 6 घंटे की कॉन्टिन्यूअस नींद होनी चाहिए। अपने लिए चेक करो कि आपके लिए आइडियल टाइम क्या है। किसी दिन 6 घंटे सो के देखो, किसी दिन 7 घंटे, 7.5 घंटे, 8 घंटे, देखो कितने घंटे में आप फुल रिफ्रेश होके चलते हो। बेटा ये नीट के लिए अगर सफिशिएंट नहीं होते तो मैं आपको करवाता ही क्यों? और ऑल एलिमेंट्स वर नॉट क्लासिफाइड इन डॉबरीनियस ट्रायड्स, नो दे वर नॉट क्लासिफाइड, तो दैट वाज अ ड्रॉबैक ऑफ डॉबरीनियस ट्रायड्स। ठीक है, तो हर चीज के अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं, तो डॉबरीनियस ट्रायड के अंदर ये एक प्रॉब्लम थी। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिलसिले में हमारे पास डॉबरीनियर्स डॉबरीनर्स ट्रायड्स थे, फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया, फिर मेंडलीज पीरियोडिक टेबल आया, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। लेट्स टॉक अबाउट जोहान डॉबरनियर, डॉबरीनर, डॉबरीनर। यार ये बड़ा
गड़बड़ हो जाती है बोलने में। लाइक कर दिया सबने? वी हैव गॉट 46 लाइक्स एंड 49 वॉचिंग। जल्दी जल्दी लाइक करो। ठीक है। सो वी हैव द डॉबरीनर्स ट्रायड्स। अब डॉबरीनर्स ट्रायड्स में क्या था कि ही टॉक्ड अबाउट ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स पोजेसिंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। इनको उन्होंने अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। एक बात का ध्यान रखना, एक बात मैं आपको बड़े मजेदार सी बात बता देता हूं। सोचो पीरियोडिक टेबल का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन? व्हाई शुड वी क्लासिफाई? एक बात अच्छी तरह ध्यान से सुनो। द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज टू लिंक टू लिंक अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। कोई भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जो किसी एलिमेंट की या किसी सब्सटेंस की उसका डिस्ट्रक्शन किए बिना, उसकी नेचर को बदले बिना मेजर की जा सके या पता हो। दैट इज व्हाट वी हैव एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। एटॉमिक मास इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लियर? तो फिजिकल प्रॉपर्टी से लिंक करना होता है केमिकल प्रॉपर्टी को। तो अगर हम किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन कर सकते हैं, तो यह है पर्पस पीरियोडिक टेबल का। उस समय उनको पास एक ही फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी उनको पता थी, एंड दैट वाज द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के अलावा उनको कोई फिजिकल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट एटम्स की पता ही नहीं थी। तो हर बार एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू लिंक द केमिकल प्रॉपर्टीज विद द एटॉमिक मास। इज दैट क्लियर? अब समझ में आ रहा है कि जितने भी साइंटिस्ट थे वो एटॉमिक मास क्यों कहे जा रहे थे? बिकॉज दे वांटेड टू लिंक द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट विद अ फिजिकल प्रॉपर्टी दैट वाज नोन। उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी थी नहीं। ठीक है? इज इट क्लियर? तो ये था पर्पस। अब जब हम यहां पे डॉबरीनियस ट्रायड्स की बात करते हैं, गुड इवनिंग पुष्पिता, जब हम ड्रॉबलिनियस ट्रायड्स की बात करते हैं तो यहां पे एक बहुत सिंपल सी बात है। 3 एलिमेंट जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनको लिया गया एंड दे वर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है? एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में जब अरेंज किया गया तो दे फाउंड दैट द एलिमेंट्स, द हेवीएस्ट एंड द लाइटेस्ट एलिमेंट, अगर उनके एटॉमिक मास को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया जाता है तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास मिल जाता है। So that was the main criteria of Dobryner's triads. ठीक है? अब डॉबरीनर्स ट्रायड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक नहीं कई एग्जाम्पल्स हैं। ना ये सारे के सारे ना जितने भी ट्रायड्स को फॉलो करते हैं वो सारी की सारी फैमिलीज हैं। दीज आर द फैमिलीज। व्हाट आर दोज फैमिलीज? Now, the elements are placed in the order of ascending order of atomic masses. Groups of 3 elements having similar properties are obtained. The atomic mass of the middle element of the triad is equal to the mean of the atomic masses of the other 2 elements of the triad. ठीक है? साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी थी मिडिल एलिमेंट की वो भी इन बिटवीन थी दोनों एलिमेंट्स के। तो देखें कौन कौन से ट्रायड्स मिले डॉबरीनो को। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, 7, 23, 39। 39 plus 7 is 46. 46 by 2 is 23. Is it? तो ये बन गया अल्कली मेटल फैमिली। ठीक है? ट्रायड 3 का ग्रुप बेटा हितांशु, दैट इज ट्रायड। ठीक है? एक और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे यहां पर बोला कितने नंबर तक एक्सेप्टेड नहीं है बेटा, ये कुछ फैमिलीज बन गई थी, ज्यादा नहीं बनी थी, कुछ कुछ फैमिलीज बन गई थी जिनके हमारे पास नाम है, जैसे कि हालोजन, चाल्कोजन, निकोजन, अल्कली मेटल, द अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इस तरीके से कुछ फैमिलीज डिफाइन हो गई थी। आयरन ट्रायड, तो दैट वर देयर, दे वर नॉट समथिंग लाइक, कुछ कुछ ब्लॉक्स बन गए थे कि एक एलिमेंट के बारे में पता कर लिया तो बाकी एलिमेंट के बारे में पता चल जाएगा। अब यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है क्लोरीन 35.5, आयोडीन इज 127,
तो 127 के अंदर 35.5 ऐड कर दो तो 132 162.5 divided by 2 81.25 which is quite near to 80. ठीक है, तो यहां पर भी ये सही हो जाता है, कुछ कुछ नियर अबाउट आंसर आ जाता है. एंड देन वी कुड हैव समथिंग लाइक, ये तो ट्रायड्स बन गए थे, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे डॉबलिनर्स ट्रायड के. फर्स्ट ऑफ ऑल, सारे के सारे नोन एलिमेंट्स को भी अरेंज नहीं किया जा सका, सारे एलिमेंट्स अरेंज नहीं हुए. और बहुत लो मास और बहुत हाई मास एलिमेंट के लिए द लॉ वॉज नॉट होल्डिंग. अब हैलोजेंस की अगर हमने बात की तो बड़े आराम से हमने लिथियम सोडियम पोटेशियम बोल दिया, लेकिन हमने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन नहीं बोला, हमने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बोला, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के लिए यह तरीका नहीं चल रहा. तो ये ट्रायड्स आपकी मर्जी से नहीं चल रहा, आप कहीं पर भी ट्रायड नहीं. सर ये तो एक्सेप्शन आ गया, अरे भैया एक्सेप्शन नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं लग कहां रहा है, कहां लग सकता है. कुछ कुछ हमको कहते हैं ना कि हम कोशिश कर रहे हैं कुछ तो लगे, कहीं तो लगे. और जब जितना ज्यादा एक्यूरेट मेजर होने लगे एटॉमिक मासेस, तो पता चला ना, ये तो फ्लूक था. तो दिस वाज मोर लाइक एन काइंड ऑफ अ, लग गया, तुक्का लग गया, या कोई एक कोइंसिडेंस मान लिया गया. ठीक है. बस एक एडवांटेज रहा कि लोगों ने एलिमेंट्स को एज अ ग्रुप देखना शुरू कर दिया, एज अ फैमिली देखना शुरू कर दिया. अब फैमिली में किस वैल्यू है, व्हाट इज द फैक्टर विच इज ज्वाइनिंग टुगेदर द फैमिली, वो फैक्टर ढूंढने वाली बात थी. वो फैक्टर क्या मिलेगा ये नहीं पता था. So that was the thing about Dobrinius triad, and that was the advantage of it. That yes, it talked about something, some criteria which could be working to classify the elements. Okay, so that was Dobrinius triads. अब Dobrinius relationship referred to its the law of triads. कुछ ही एलिमेंट्स के लिए वर्क करता था, इसको एक कोइंसिडेंस मान ले कि हाँ चलो यार कहीं कहीं तो लग ही जाता है. अगर दुनिया में किन्हीं भी दो लोगों को पकड़ के खड़ा कर दो तो देयर इज दैट चांस कि उनकी शक्लें कुछ कुछ मिलती मिलती लगे. भाई इंसान तो है ही है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ चीजें तो मिल ही जाएगी. तो दैट्स व्हाट वी कैन से. तो इट वाज अगेन कंसिडर्ड अ कोइंसिडेंस. ठीक है. तो दैट वाज डॉब्रीनर्स ट्रायड्स. ठीक है. अब इसके बाद we got along something like Newland's law of octaves. देखें जरा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में क्या था हमारे पास. जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स. व्हाट डिड ही से. अब देखो न्यूलैंड का जो क्लासिफिकेशन था वो ज्यादा फिलोसफिकल था, प्रैक्टिकल कम फिलोसफिकल ज्यादा था. He again arranged the elements in the atomic masses, order of atomic masses. And somehow he found कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट कर रही है. 7 एलिमेंट अगर रखते हैं तो 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से कुछ मिलता जुलता सा आ जाता है. ठीक है. जैसे लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन. तो यहां पर जब हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम से मिलती जुलती सी आ जाती है. जैसे हम बोलते हैं ना सारे गामा पाधानी सा, अब वो सा ऊपर हो जाता है वो भी सा और वो भी सा, बट इट इज एट हायर ऑक्टेव. अब अगर आप में से कोई लोग म्यूजिक करते हैं तो उनको ये बात बहुत ज्यादा क्लियर होगी कि ऐसा होता है. वी गेट, और आपके पास जो बड़े बड़े पियानोज होते हैं उनके अंदर पता नहीं कितने ऑक्टेव्स होते हैं. कोई 1 ऑक्टेव का होता है, सबसे छोटे वाला 1 ऑक्टेव का होता है, उसमें सारे गामा पाधा नी तक होता है. फिर हमारे पास कुछ होते हैं जिनके अंदर 2 ऑक्टेव्स होते हैं, 3 ऑक्टेव, 4, 8, 10, अलग अलग ऑक्टेव्स के बारे में आ जाता है. ठीक है. तो ये था उसका फिलोसफिकल रीजन. उन्होंने कहा कि 7 एक लकी नंबर, लकी 7. हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 सीज हैं, 7 स्काईज हैं, 7 सुर हैं. तो इसीलिए अगर हम 7 सुरों की बात करते हैं तो इसी तरीके से हमारे पास एक ऑक्टेट इसमें एलिमेंट्स में भी होना चाहिए. तो इट वॉज मोर लाइक फिलोसफिकल. हाँ 7 सुर है ना, 8वां, इसको म्यूजिक ऑक्टेव्स कहा जाता है. इट वॉज सारे गामा पाधानी लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन.
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, बस उड़ गया ऑक्टेव। इसके आगे ऑक्टेव नहीं चलता। तो ये 20 तक के एलिमेंट में 20 पहले 20 एलिमेंट्स तक ही चल पाया, उससे आगे नहीं चल पाया। So that was the problem with Newland's law of octaves. Law भी क्या? Observation of octaves. बेटा ट्रायड्स वहीं पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ही तो है, सब कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इंक्लूडेड है, मेंडलीव्स में ही सब कुछ इंक्लूडेड हो गया था। ठीक है। तो in 1864 Newland observed every eighth element is similar to the first. So when elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, the eighth element resembles first in physical and chemical properties. समझाऊंगा बेटा, सिखाऊंगा तुम्हें तनुजा वंजारे, पीरियोडिक टेबल कैसे याद करना है। पीरियोडिक टेबल याद करने का मैं ट्रिक बता दूंगा। ठीक है। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कई जगह चल गए। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, डो, रे, मी, फा, सोलाटी, वेस्टर्न नोट्स, सारे, गामा, पाधानी, इंडियन notes. In this arrangement, the row of elements had 7 elements and the 8th element fell into the first element. ठीक है। बहुत कम एलिमेंट्स थे, नोबल गैसेस पता नहीं थी, चल गया, कुछ कुछ हद तक चल गया। ठीक है। तो यहां पर भी फैमिलीज एक्सेप्ट हो गई थी। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर डबरीनियस ट्रायड्स इंक्लूड हो गए थे, तो वहां तक तो चल ही रहा था। आयनिक गेमर कह रहे हैं कुछ आकाश के बारे में बुराई कर रहे हैं। बेटा आप जहां रहते हैं उस जगह की बुराई करना बहुत आसान होता है। ठीक है। टीका सर, द प्रॉब्लम इज दैट ऑल द केमिस्ट वर ट्राइंग टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास इंस्टेड। बेटा एक बात बताओ अतीका, आपने कपड़े खरीदे, ठीक है, आपको कपड़े अच्छे लगे एंड यू क्लासिफाई द क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू देयर कलर, क्योंकि आपको कलर दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप कपड़े पहनते हो तो कुछ कपड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, कुछ कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि कपड़े कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल क्यों हो रहे हैं। फिर कोई व्यक्ति आता है और आपको कहता है कि देखो तुम्हें कलर के हिसाब से क्लासिफाई नहीं करने चाहिए, तुम्हें कपड़ा क्लासिफाई करना पड़ चाहिए उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। मतलब कि कॉटन के कपड़े अलग रखने चाहिए, पॉलिएस्टर के अलग रखने चाहिए, टेरिकॉट अलग रखना चाहिए। तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपको पार्टी में कौन सा पहन के जाना है और कौन सा आपको घर पर पहनना, कौन सा कंफर्टेबल रहेगा, कौन सा अनकंफर्टेबल रहेगा। अब एक बात बताओ, क्या आपका कलर के हिसाब से क्लासिफाई करना गलत था? डिजाइन के हिसाब से क्लासिफाई करना क्या गलत था? नहीं था भाई, आपको उस समय कलर दिखाई दे रहा था, दैट वाज द ऑब्वियस थिंग। फिर किसी ने आपको बताया कि टेक्सचर, उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा। तो जब तक आपको वो टेक्सचर और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता था, तो आर यू नॉट गोइंग टू क्लासिफाई विद द मोस्ट ऑब्वियस थिंग? समझ में आई बात? तो जो उस समय तक इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से क्लासिफाई किया गया। इज दैट ओके? नहीं बेटा, आकाश पाटवा सारे के सारे थोरियम तक नहीं पहुंच पाया था, आगे तक चल ही नहीं पाया। किसी के पर्सपेक्टिव की बात नहीं है ये। इट इज नॉट अबाउट कि मेरे को अच्छा लग रहा तो मैं ऐसे क्लासिफाई करूंगा, तुम्हें अच्छा लग रहा तो मैं ऐसे क्लासिफाई करूंगा। जब तुम्हें पता ही सिर्फ एक चीज है, दैट इज एटॉमिक मास, तो तुम और किसी चीज के क्लासिफाई कैसे कर सकते हो? एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी विच वॉज रिलेटेड टू द एटम वॉज नोन एंड दैट फिजिकल प्रॉपर्टी वॉज एटॉमिक मास, उसके अलावा कुछ पता ही नहीं था। आज की तारीख में भी अगर आपसे कहा जाए कि एक एटम के बारे में बताओ, क्या बता सकते हो, तो आपके पास सिवाय एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के रह क्या जाता है? What exactly do you know? What is the other physical property you know of? तो ले दे के आपको इन्हीं के थ्रू क्लासिफाई करना पड़ेगा। और क्या आपको लगता है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के थ्रू क्लासिफिकेशन इज परफेक्ट? आर यू क्लियर? क्या अगर मैं पीरियड की, अगर मैं ग्रुप की बात करता हूं, अगर मैं सीधे सीधे बात करता हूं ग्रुप की, तो क्या फ्लोरीन की प्रॉपर्टी क्लोरीन से बहुत ज्यादा मिलती है? क्या लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से ज्यादा मिलती है, या वो प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से ज्यादा मिलती है? इवन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर इज नॉट फुल प्रूफ, बट दैट इज बेटर देन एटॉमिक मास। समझे? जोसेफ लुई प्राउस्ट, प्राउस्ट का तो वो था ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस।
हम बड़े आराम से लोगों की गलतियां तो निकाल देते हैं, लेकिन क्या हम ये देख पाते हैं कि अगर हम उनकी जगह होते तो हम क्या कर रहे होते? आपको क्या सपना आता कि एटॉमिक नंबर जैसी कोई चीज होती है? समझे? सो दैट वाज न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। ठीक है। अब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के भी ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक भी क्या, लिमिटेशंस थी। इट वॉज नॉट वैलिड फॉर एलिमेंट्स बियॉन्ड कैल्शियम। कैल्शियम के बियॉन्ड सब गड़बड़ हो जाती है। और जब नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जैसे कि नोबल गैसेस, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में कोई जगह नहीं। इनफैक्ट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वहीं का वहीं खत्म हो गया। बट हाँ, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स खत्म होने से पहले, नोबल गैस की डिस्कवरी से पहले बहुत सारी चीजें आ चुकी थी। ठीक है। इतनी दूर तक न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव चला नहीं। लेकिन हाँ, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का एडवांटेज भी था कि ही टॉक्ड अबाउट पीरियोडिसिटी। डॉबरीनर ने यह बोला कि हाँ, हम एलिमेंट्स को ग्रुप कर सकते हैं, तो लोगों ने ग्रुपिज्म के बारे में सोचना शुरू कर दिया। न्यूलैंड ने बात किया रेपिटेशन की, तो लोगों ने पीरियोडिसिटी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये आइडियाज थे कि यार इस तरीके से भी तो हो सकता है। चलो ठीक है, जिस तरीके से उसने क्लासिफाई किया था वो नहीं चला, लेकिन एक आइडिया तो आया यार, यहां पे कहीं पीरियोडिसिटी भी सोची जा सकती है। ठीक है। प्राउस्ट हाइपोथेसिस बता तो दिया बेटा। बेटा पहली बात तो वो प्राउस्ट हाइपोथेसिस नहीं है, प्राउट्स हाइपोथेसिस है। एस नहीं है उसमें। ठीक है। अब इसको नेट पे सर्च करो, पता चल जाएगा। और वो सीधा सीधा हाइपोथेसिस ये था कि ऑल द एटॉमिक वेट्स आर मल्टीपल्स ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि सारे के सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन के बने हुए। दैट वाज प्राउट्स, प्राउट्स नहीं, प्राउट्स हाइपोथेसिस। ठीक है जी। सीइंग इट माय वे, आपको आंसर मिल गया। गुड। तो हमारे पास एक प्राउट्स हाइपोथेसिस भी आ जाता है। वैसे ये चीज आप नेट पे सर्च कर सकते थे, कहां दिक्कत थी? ओके, so that was the things. And now we come on to Lothar Mayer's curves. And I really respect Lothar Mayer. Lothar Mayer की सबसे बड़ी दिक्कत ये रही that he was not sure of himself. उसको अपने पे भरोसा नहीं था। और इस वजह से Lothar Mayer was not able to gain the popularity that Mendeleev got. Lothar Mayer की जो क्लासिफिकेशन थी वो गलत नहीं थी, बिल्कुल बढ़िया थी, बिल्कुल सही तरीके से क्लासिफिकेशन हो रही थी। ठीक है। Now he was studying the physical properties of elements along with their valence states. He made a table, उसमें 28 एलिमेंट थे। ठीक है। He talked about integral valency as the atomic number increased, and he talked about the volume to mass curve. ठीक है। He actually made the curves of atomic volumes. In fact, atomic volumes क्या, atomic density curves बना दिए। मैं बिल्कुल बढ़िया हूं किंग लाइफ। Billy Sarkar, you cannot speak here organic chemistry questions. You can, but I won't answer organic chemistry questions because we are doing periodic table at the moment. ठीक है। हाँ बेटा, नोबल गैसेस केम आफ्टर मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। मेंडलीज पीरियोडिक टेबल पहले आ चुका था, नोबल गैसेस बाद में आए थे। तनुजा बेटा, मैं आपको पीरियोडिक टेबल याद करवा दूंगा। ओके, आई विल मेक इट। आने तो दो पहले पूरा पीरियोडिक टेबल, फिर याद करेंगे ना पीरियोडिक टेबल कितना हुआ क्या है। तो Lothar Mayer talked about the periodic table. He talked about atomic volume curves with respect to the mass. एटॉमिक मास वही था
ये थी एटॉमिक वॉल्यूम कर्व्स। अब अगर मैं इस एटॉमिक वॉल्यूम कर्व्स की बात करूं ना, तो एक बड़ी मजेदार सी बात है। यहां पर हमने बात की एटॉमिक वॉल्यूम की विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास। ठीक है। तो वहां पर जब एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम की बात की गई, तो एक बड़ी अजीब सी बात देखी यहां पर। ये देखो, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटाशियम है, ये रुबीडियम है, ये सीजियम है। All the elements having similar properties occupied the similar position on the curve. ठीक है। अब यहां पर एक बात देख लो, ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है, ये स्ट्रॉन्शियम है, ये बेरियम है। ठीक है। All the elements having similar physical and chemical properties, they occupied same position on the curve। और यहां पे कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है। Actually, Lothar considered only one physical property, that was atomic volume. Atomic volume with respect to atomic masses. कोई गड़बड़ नहीं थी यहां पर, सही सही बिल्कुल सीधा सीधा चलता चला जा रहा था। अब दिक्कत ये आई लॉथरमेयर की कर्व्स के साथ कि हमारे लिए ना कर्व्स को याद करना जरा मुश्किल होता है। ठीक है। और फर्दर लॉथरमेयर हिमसेल्फ वाज नॉट कन्विंस्ड ऑफ इट। अब अगर आपको ही अपनी चीज पर भरोसा नहीं है, तो किसी और को क्या होगा? ठीक है ना। आपको ये कर्व याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कर्व के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अनुभव कुमार, अगर आप नीट 2025 में AIR 1 लेकर आएंगे, तो हमें आपका नाम अभी याद करने की क्या जरूरत है? फिर तो आपका नाम सबको याद हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, फॉर द टाइम बीइंग चलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सो दैट वाज द लॉथरमेयर टेबल। और लॉथरमेयर टेबल के अंदर फिर से न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इंक्लूड हो गया, क्योंकि फिर से वही रिपीटेशन आ रहा था, सेम पोजीशन ऑन द कर्व। ठीक है। और यहां पर एक बात और आप देख सकते हो कि अगर हम लॉथरमेयर कर्व की बात करते हैं, तो थर्ड वेव में, थर्ड कर्व में 18 एलिमेंट आ जाते हैं। तो ही वॉज एबल टू गिव द इवन दैट ट्रांजिशन एलिमेंट एंड ऑल। तो लॉथरमेयर की कर्व्स वर एक्चुअली मोर वैलिड देन एनी अदर अटेम्प्ट। बट अगेन बार बार एक ही बात कह रहे हैं, लॉथरमेयर को खुद अपने पे भरोसा नहीं था, तो कोई और उसको पे क्या भरोसा करता? है ना। ठीक है। अब यहां पर फीचर्स क्या है? Alkali metals like sodium, potassium, rubidium that have similar properties occur at peak of the curve. Halogen element like fluorine, chlorine, bromine that have similar property occur at the rising or the ascending part of the curve. Noble gases, जो उस समय पता नहीं थी, जब पता चली तो वो भी alkali metal के अपने आप फिट हो गई, यानी कि उनकी भी जगह इसमें अवेलेबल थी। ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम, इनकी पोजीशन ना अभी पता है ना तब पता थी। तो इसको अगर हम लॉथरमेयर का फेलियर बोले, तो वो हमारी गलती है, क्योंकि अभी तक भी वो पास तो हुए नहीं ना। तो लॉथरमेयर के कर्व के काफी सारे एडवांटेजेस थे। पीरियोडिक बिहेवियर हमें दिखाई दे रहा था, रिपीटिंग पैटर्न हमें दिखाई दे रहा था, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी नजर आ रहा था और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी नजर आ रहा था। इससे पीरियोडिसिटी कंफर्म भी हो गई। मुझे तो वैसे लॉथरमेयर का डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही नजर आ रहा था। अब आ जाते हैं हम जरा मेंडलीव पर। व्हाट मेंडलीव डिड, that was Newland's of clock of octave, and we talk about Dmitri Mendeleev। ठीक है। अब जरा डिमिट्री मेंडलीव की बात करें, लेकिन डिमिट्री मेंडलीव से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। एक मिनट को।
जो है ना, अलग अलग किताबों में ना अलग अलग बातें लिखी होती हैं। कुछ कहते हैं डिमिट्री मेंडलीव वाज अ स्कूल टीचर, कुछ कहते हैं डिमिट्री मेंडलीव वाज अ यूनिवर्सिटी टीचर। बट एक बात कंफर्म्ड है, डिमिट्री मेंडलीव वाज अ केमिस्ट्री टीचर। ठीक है, मे बी यू कैन कॉल हिम अ प्रोफेसर, मे बी यू कैन कॉल हिम अ नॉर्मल स्कूल टीचर। अब देखो, एक बात का ध्यान रखना, एक बात बुरी लगे भली लगे, लेकिन केमिस्ट्री वाले जितने भी होते हैं ना, दे आर लेजी पीपल, आलसी लोग होते हैं। वो मेहनत सिर्फ तब करते हैं जब उनको ये पता होता है कि आज की मेहनत से कल हमें आराम मिलेगा, तभी वो मेहनत करते हैं, वरना वो मेहनत भी नहीं करते। अब केमिस्ट्री वाले किस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं? दे आर अफ्रेड ऑफ कंफ्यूजन। क्योंकि अगर केमिस्ट्री में एक बार तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन घुस गया, फिर नहीं निकलता। और इसीलिए मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूं, बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं। इसलिए मैं आपसे कहता रहता हूं, बेटा अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, अभी पूछ लो, जो करना है वो कर लो। ठीक है। एंड मेंडलीव डिडंट वांट टू कंफ्यूज हिज स्टूडेंट। अब उसे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाना, तो ही वांटेड टू टॉक अबाउट एलिमेंट्स। तो ही थॉट कि किस तरीके से सबसे आसानी से, सबसे छोटे तरीके से एलिमेंट्स को पढ़ाया जा सकता है। ठीक है। सो व्हाट मेंडलीव डिड वाज, he created flashcards. Let us understand what are flashcards. ये हैं फ्लैश कार्ड्स। ठीक है, तो देखते हैं इन फ्लैश कार्ड्स में हमारे पास क्या है। देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो मेंडलीव ने इन तरीके के फ्लैश कार्ड्स क्रिएट किए, जिन पर ही रोट ऑल द नोन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। जैसे ये फ्लैश कार्ड जो मेरे सामने है, इसके अंदर यही सारी की सारी प्रॉपर्टीज। लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन। ठीक है, अब इस फ्लैश कार्ड पे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी लिखी हुई है। व्हाट इज रिटन देयर? लेट अस रीड थ्रू इट। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन रिटन हियर? Hydrogen. Melting point -259.14 degrees Celsius. Boiling point -252.87 degrees Celsius. Electronegativity on Pauling scale is 2.2. Density is 8.988 into 10 raised to power -5 grams per centimeter cube at standard temperature and pressure. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2। और यहां पर ये इसका एक डायग्राम भी बना हुआ है, सिंपल सा, 1 proton 1 electron, एंड एट द बैक साइड और भी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। सिंपलेस्ट एंड लाइटेस्ट, मोस्ट अबंडेंट इन द यूनिवर्स, odorless, colorless and tasteless, highly inflammable if ignited. Name origin from Greek word hydro and genus means water forming. Discovery Henry Cavendish. Major uses rocket fuel, power generation, ammonia production, hydrogenating agent, automotive fuel, and so much. So, in the same manner, Mendeleev wrote all the properties of these elements on these flashcards. Tanuja Vanjare पूछे, sir, in chemistry notes can we add that you teach and that in screen? Yes, you can. उसमें दिक्कत क्या है? Does that mean that Mayer's classification made a lot more sense, but none believed it? Everybody believed it. Who said it? Nobody believed it except Lothar Mayer himself. Lothar Mayer himself did not believe it. बाकी सबने believe किया था। ठीक है ना? यही तो प्रॉब्लम होती है। कई बार आप खुद पे बिलीव नहीं करते हो, बाकी लोग आप पर बिलीव करते हैं, और तब आपको तकलीफ होती है कि मैंने अपने आप पे बिलीव क्यों नहीं किया। ठीक है। सो व्हाट मेंडलीव डिड, ही रोट ऑल द एलिमेंट्स ऑन दिस फ्लैश कार्ड्स। ठीक है। नाउ व्हाट ही डिड वाज, इन फ्लैश कार्ड्स को उन्होंने रखा,
उन्होंने फ्लैश कार्ड्स के अंदर सारी की सारी चीजें लिखी, मेहनत की भाई, मेहनत की। ऐसा नहीं है कि ही डिड नॉट वर्क वेरी हार्ड, ही वर्क वेरी हार्ड एंड ही क्रिएटेड दोस फ्लैश कार्ड्स। नाउ फ्लैश कार्ड्स के अंदर व्हाट ही डिड वाज, जैसे खेलते ना, अच्छा ये एलिमेंट इसके जैसा, ये एलिमेंट इसके जैसे, ऐसे 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 ऐसे, he started arranging the elements in the properties. And which property did he use? मेंडलीव ने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? कोई मुझे बता सकता है कि हाउ मेंडलीव grouped the elements? What was the criteria he used to group the element? Pushpita, beta, jitni information Mendeleev knew at that time, he used those information. Of course, he didn't have these kind of information that we have at this moment. Dipanvita Chatterjee said atomic weight. No, Mendeleev did not arrange the elements according to atomic weight. He did not. यही लोगों को गलत लगता है, यही लोगों को अजीब लगता है कि एटॉमिक वेट के हिसाब से, एटॉमिक वेट के हिसाब से कैसे अरेंज करते? नो, मुश्पिता, नॉट एटॉमिक मास। हाउ आर यू गोइंग टू ग्रुप अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास? बताओ। ऑड इवन रखोगे? कैसे अरेंज करोगे एटॉमिक मास के ऑर्डर में? नहीं। मेंडलीव arranged the elements, grouped the element according to their chemical properties. और जानते हो which chemical property he talked about? He talked about the chemical property as the formula of their oxide, hydride and chloride. जिन एलिमेंट के ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला आइडेंटिकल था, उन एलिमेंट्स को ही प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। समझे? सो दैट वाज द केमिकल प्रॉपर्टी इन विच Mendeleev arranged the elements. Mendeleev's classification was not according to atomic masses. NCERT में लिखा हुआ है Mendeleev's classification was according to the chemical properties of the elements. He placed the elements of identical chemical properties together. ठीक है? खुशी, मेंडलीव को एटॉमिक नंबर पता ही नहीं थे, तो मेंडलीव could not place the elements according to atomic number. That was not possible. ठीक है? जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक करो. We have not reached yet 100 likes. We should, isn't it? ठीक है? In our 10th book, they have said written as per hydride and oxide. Perfect, Akash. यही तो मैं भी बोल रहा हूं. He arranged according to the hydrides and oxides. Chemical properties do not change with state. How do the chemical properties would change? Maybe the chemical reaction would become faster or slower, but how would it change? और यहां पे जब हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स या सल्फर हाइड्राइड्स का. तो फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड इज नॉट गोइंग टू चेंज विद स्टेट. फॉर्मूला वोंट चेंज. ठीक है? सो that was Mendeleev. When Mendeleev arranged it according to the arrangement, then what he did was he got actually 8 groups. ठीक है? Mendeleev got 8 groups. He got 8 oxide formula, 8 hydride formula. ठीक है? संजय कुमार बेटा, बीएससी नीट प्रिपरेशन के साथ साथ अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी मेहनत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी. अगर उतनी मेहनत कर सकते हो तो फाइन इनफ. इट ऑल डिपेंड्स कि आप मेहनत कितनी कर सकते हैं. ठीक है ना? वो इंपॉर्टेंट होता है. आप जितने चाहे काम कर लो, लेकिन उतने सारे काम करने के लिए आपको उतनी मेहनत भी तो करनी पड़ेगी.
We have got 72 likes. 75 लाइक्स कर दें जल्दी से. डॉक्टर संजय कुमार 30% बीएससी और 70% नीट प्रिपरेशन करोगे तो 30% बीएससी में मार्क्स आएंगे, 70% नीट में मार्क्स आएंगे, दोनों ही क्लियर नहीं होंगे. आपको 100% बीएससी और 100% नीट करना पड़ेगा. कर सकोगे? हाँ, 8th ग्रुप में ट्रांजिशन एलिमेंट्स है बेटा. ठीक है. सो we talk about the periodicity. Now Mendeleev, when he arranged the elements in groups, अब ग्रुप के अंदर अरेंज करने के लिए he put the lightest element top and the heaviest element at the bottom. जैसे हम लगाते हैं ताश के अंदर पत्ते अरेंज करते हैं, उसी तरीके से he arranged the elements. ठीक है. Now when he arranged the elements, he found a very peculiar thing. He had actually arranged the elements in the order of atomic masses. समझे? He did not arrange it according to atomic masses. Once he arranged according to the chemical properties, according to the valency, according to the formula of the hydride and oxide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and he made the groups, he found that he had unknowingly arranged the element according to atomic masses. ठीक है. So from the periodic table, he deduced the periodic law. फिर से एक बात बोल रहा हूं, Mendeleev's periodic table was not based on periodic law. The periodic law is based on Mendeleev's periodic table. हाँ बेटा, जीरो ग्रुप बाद में ऐड हो गया था, Mendeleev's periodic table को कोई फर्क नहीं पड़ा था. So that's the Mendeleev's periodic table. ठीक है. अब अगर इस Mendeleev's periodic table की हम बात करते हैं, तो this periodic table includes everything. क्वेश्चन मार्क का मतलब यह है कि those elements were not discovered at that time. So that was Mendeleev's periodic law and Mendeleev's periodic table. So from his periodic table, he gave the periodic law. And that periodic law, what given by Mendeleev, was physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic masses. So that was the periodic law which was obtained from Mendeleev's periodic table. नहीं तीर्थराज, मेंडलीव के समय नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुआ था. नहीं तनुजा, you don't have to remember the history of the periodic table, but I am talking about the history of the periodic table just for the sake कि आपको ये समझ में आए कि periodic table डेवलप कैसे हुआ था. ठीक है, थोड़ा सा याद रहेगा, अच्छा लगेगा, इन दिवंगत आत्माओं को भी शांति मिलेगी कि हमने जो किया वो वेस्ट नहीं हुआ, लोग अभी भी उसको कहीं ना कहीं याद रखते हैं. ठीक है ना. Sir, was there any limitation in 8th group? What was the limitation? I don't think so there was any limitation. When Moseley talked about the periodic table, he talked about the atomic number. Atomic number was discovered recently and Moseley found कि जब किसी एलिमेंट को कैथोड रेज से बम्बार्ड किया जाता है तो उसमें से एक्स-रेज निकलती हैं. Now the frequency of the X-rays which are emitted out, they are proportional to the square of atomic numbers. ठीक है.
It was something like that under root frequency was proportional to the atomic number. In fact, the formula turns out to be nu is equal to a square. ठीक है, तो न्यू अंडर रूट न्यू वॉज प्रोपोर्शनल टू z. ट्रांजिशन एलिमेंट डिडंट फिट इनटू 8 ग्रुप. नहीं, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट 8 ग्रुप में कहां आए थे? स्कैंडियम वाज इन द ग्रुप 3, कॉपर वाज इन ग्रुप 1, जिंक वाज इन ग्रुप 2. तो ट्रांजिशन एलिमेंट सारे के सारे ग्रुप 1 में कहां से आ गए थे? ये देखो, ये देखो यहां पर, ये रहा जिंक सेकंड ग्रुप में, ये रहा कॉपर फर्स्ट ग्रुप में. ठीक है, 8 ग्रुप में तो ये एलिमेंट्स हैं. ठीक है, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? अब हम ये जानते हैं कि द periodicity according to the atomic number is due to the similarity in the electronic configuration after a regular interval. So that similarity in the periodic electronic configuration is the reason of the similarity in the chemical properties. कोई confusion? Now, this is what we have as the modern periodic table. ठीक है? That is the periodic table in NCERT. चलिए बात करते हैं what are the structural features of the modern periodic table. ठीक है, हमारे पास ये वर्टिकल कॉलम्स हैं और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज हैं. These horizontal rows are called periods. The vertical columns are called groups. यहां पे आप ये देख रहे हो, ए ए, ये बी, ये बी. अच्छा, एनसीईआरटी की पीरियोडिक टेबल में ना एक गड़बड़ है, और वो गड़बड़ ये है कि उन्होंने यहां पर ये ए लिखा हुआ है. नाउ दिस इज नॉट एक्चुअली ए, दिस इज एक्चुअली बी. ये 7B है. 8 के साथ कोई ए बी नहीं है क्योंकि 8 ग्रुप सिर्फ एक ही है. ये एनसीईआरटी में प्रिंटिंग मिस्टेक है. ये वाला एक्चुअली बी नहीं है, ये ए है, 7. ठीक है, ये जो पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की नंबरिंग है. ए और बी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की नंबरिंग है. यहां पर ये सही है. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द अरेंजमेंट. हमारे पास है कुल मिला के 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल. फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड. इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, जिसमें है हाइड्रोजन और हीलियम. बस 2 ही एलिमेंट है. देन वी हैव द सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड. इन्हें शॉर्ट पीरियड कह दिया जाता है, किसी किसी में लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड ऐसे भी बोल दिया जाता है. बट हाँ, शॉर्ट पीरियड कह दिया जाता है. इनके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड. इनको लॉन्ग पीरियड्स कहा जाता है. इनके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं. इनके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं. और जब हम बात करते हैं सिक्स्थ पीरियड की, तो सिक्स्थ पीरियड के अंदर हमारे पास लैंथेनॉइड एलिमेंट्स भी आ जाते हैं.
एंड इट्स कॉल्ड द लॉन्ग, वेरी लॉन्ग पीरियड, और उसके अंदर 32 एलिमेंट्स है। 14 तो लैंथेनॉइड्स हो गए ना। जब सेवंथ पीरियड की बात करते हैं तो कभी इसको इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता था, क्योंकि काफी सारे एलिमेंट्स हैं वो डिस्कवर नहीं हुए थे। बट इट इज सपोज टू हैव अगेन 32 एलिमेंट्स, क्योंकि अब इसके अंदर एक्टेनॉइड्स है। अब अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें ना, तो ये जो पीरियड्स के अंदर, कितने पीरियड्स के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट आते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम आराम से देख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास अरेंजमेंट क्यों है। ठीक है, देखिए जरा किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसको लिंक कर सकते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास है 1s2, we have 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6. Then we have 6s2, 4f14, 5d10, 6p6. Then we have 7s2, 5, f14, 6d10, 7p6. अब देखो मजेदार चीज, दिस इज फर्स्ट पीरियड, दिस इज सेकेंड पीरियड, मतलब कि एस से पी तक। ठीक है, एन एस से एन पी तक इज द पीरियड, एन इज द पोजीशन, दिस इज द थर्ड पीरियड, this is the fourth period. Can you see the number of electrons? Can you see the arrangement? This is the fifth period. This is the sixth period. And this is the seventh period. और यहां पे आप देख सकते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32. Can you see that? The electronic configuration actually decides how many elements are going to be there in each period. कोई दिक्कत? यहां पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन, हाउ विल यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड? एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन which justifies the presence of those many elements in the particular period. ठीक है? Any confusion? So here we have 32 elements, here we have 18, here we have 18, 8, 8, 2. Clear? We have the group. The vertical column of the periodic table is called a group. A group consists of the series of the elements having similar electronic configuration of the outer energy shell. There are 18 groups, और सेम ग्रुप के एलिमेंट्स को एक फैमिली बोला जाता है। फर्दर हम इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर देते हैं कि कौन सा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां गया है। अगर वो एस में गया है तो उसे एस ब्लॉक एलिमेंट बोल देते हैं। अगर वो पी में गया है तो उसे पी ब्लॉक एलिमेंट बोल दिया जाता है। अगर वो डी में गया है तो उसे डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। और अगर वो एफ में गया है तो उसे एफ ब्लॉक एलिमेंट या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है।
आकाश पाटवा बेटा, रेडियल नोड इज इन द रेडियल फंक्शन एंड इट इज एट अ डिस्टेंस. इसे स्फेरिकल नोड भी कहते हैं. द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन एनी ऑर्बिटल इज n minus l minus 1. ठीक है खुशी, आकाश, कोई दिक्कत? हमारे पास 80 लाइक्स हो चुके हैं. कुड वी इंक्रीज द नंबर ऑफ लाइक्स फर्दर? तो दीज आर द ब्लॉक्स. अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया था. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज बीन मेड बाय सजेशंस फ्रॉम वेरियस पीपल. तो इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने का क्रेडिट किसी को नहीं दिया जाता. एंड फर्दर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज नथिंग बट द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने ग्रुप ए को दो हिस्सों में बांटकर एक एस ब्लॉक एक पी ब्लॉक बना दिया, और पूरा का पूरा जो ट्रांजिशन एलिमेंट था ग्रुप बी था उसको बीच में इंक्लूड कर दिया. So there isn't any change in the modern periodic table and the Mendeleev's periodic table. It's one and the same thing. What number of nodal planes in dz square? Zero. dz square में nodal plane नहीं होता. ठीक है? dz square does not have a nodal plane. ठीक है? Anything whatever is written in front of you, उसमें कोई दिक्कत है आपको? आकाश पाटवा बेटा, ये हम पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी नहीं पढ़ा सकता ना. मेंडलीव वॉज फुली राइट. हाफ राइट का क्या मतलब है? अगर आज भी अगर आपके हाथ में कोई रशियन बुक पड़ जाए तो रशियन बुक में यू आर गोइंग टू गेट द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. ओके, so we are going to talk about the systematicness in the Mendeleev's periodic table. We are going to go across the period and we are going to go down the group. ठीक है? So from now on, in the next class, we are going to study the modern periodic table. ठीक है? So that's what we have as the Mendeleev's periodic table. Or Mendeleev's periodic table where Mendeleev actually left certain vacancies. Now what those vacancies were? Eka boron, Eka aluminium, Eka silicon. ठीक है? लोगों ने मजाक भी उड़ाया मेंडलीव का, that why are you leaving the gaps if your atomic periodic law is correct. So Mendeleev was so sure about his periodic table. He said, my periodic law is not wrong. My periodic table is not wrong. There is only undiscovered elements. Mendeleev actually worked because of his confidence. और जब लोगों ने कहा था कि आपका एटॉमिक मासेस गलत आ रहे हैं, तो he simply said, you have determined wrong atomic masses. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को फेथ पे आने के लिए, यानी कि इट वाज टू बी एक्सेप्टेड, बहुत टाइम लगा था. मेंडलीव को सारे एक्सपेरिमेंट दोबारा करने पड़े थे, एंड अल्टीमेटली ही एक्चुअली करेक्टेड मेनी ऑफ द एटॉमिक मासेस. नहीं बेटा, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कैल्शियम से ये ऑब्टेन हो जाता है, फिर वो 18 का एव बन जाता है. ठीक है? हाइड्रोजन की प्रीफिक्स पोजीशन तो अभी भी नहीं है. ठीक है? रेगुलर ट्रेंड तो था. आइसोटोप्स उस समय डिस्कवर्ड ही नहीं थे, तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं. So that's what we have as modern periodic law, atomic number. It was given by Moseley. पीडीएफ तो सेंड कर ही देंगे बेटा.. बिलीफ इन सेल्फ इज गुड. 'बिलीफ इन सेल्फ इज गुड' मतलब क्या? 'बिलीफ इन योर सेल्फ इज गुड'. 'बिलीफ इन योर सेल्फ इज गुड' मतलब ये है कि अगर आप अपने आप में विश्वास रखते हैं तो आप अपने आप को बदल सकते हैं.
क्लियर? ओवर कॉन्फिडेंस बिकम्स बैड। ओवर कॉन्फिडेंस को जस्टिफाई करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रियली बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो ओवर कॉन्फिडेंस सिर्फ तब रखना व्हेन यू कैन एक्चुअली बैक इट अप। ठीक है? सो दैट्स द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। Any kind of confusions? So these are the blocks on the periodic table: S block, P block, D block, and F block. This is S block, P block, बीच में D block, नीचे F block. समझ में आया? भाई सबने लाइक नहीं किया अभी तक, क्या बात है? लाइक करने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? ठीक है? So that's what we have as the S block elements. Last electron enters the NS subshell. Outer electronic configuration is NS122. Our groups 1 and 2 are all metal. ठीक है? Group 1 and 2 form the S block. Then we have the P block. P block is the only group which contains non-metals. नॉन-मेटल सारे के सारे P block elements में भी है, लेकिन P block में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड्स भी है। ठीक है? एंड P block is the only group which contains gases. P block में ही gases है, बाकी किसी भी ब्लॉक में, ना तो S block में, ना D block में, ना F block में gases नहीं है। ठीक है? और D block में हमारे पास एक लिक्विड है, दैट इज मर्करी। ठीक है? P block के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन NP सबशेल में जाता है। 13 to 18 include all the metals, some non-metals and metalloids. Outer electronic configuration is NS2 NP126. P block के अंदर 13th group is boron family, carbon family. 15th group is nictogens. 16th is chalcogens. 17 halogens. 18 is noble gases. और noble gases का एक और नाम है, they are also termed as aerogens. They are also called rare gases. वैसे argon is not a rare thing. ठीक है? That is what we have as the name of noble gas. D block, transition elements. Clear? Acha, lanthanum and actinium are transition elements. They are D block elements. They are not F block elements. ठीक है जी? रेवन किंग कह रहे हैं सर लातूर ब्रांच से 33 स्टूडेंट 600 प्लस हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है? इज दैट क्लियर? सो वी हैव द डी सीरीज, हमारे पास चार ट्रांजिशन सीरीज है, 3D, 4D, 5D, 6D. These are the transition series. First, second, third, fourth transition series. Clear? और इनको transition element क्यों कहा जाता है? Because they are supposed to form the bridge between the S block and the P block, which are termed as representative elements. Zinc, cadmium, mercury transition elements नहीं है। क्यों? क्योंकि ये transition element की definition को satisfy नहीं करते। बच गया F block, जिसे inner transition element भी कहा जाता है। नोबल गैस की एक्सेप्शन, फिर एक्सेप्शन के चक्कर में क्यों पड़ जाते हो? आपको एक्सेप्शन में क्यों मजा आता है? नोबडी इज गोना आस्क यू द एक्सेप्शन। अच्छा, सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 3 को बिलोंग करते हैं और इसलिए ग्रुप 3 के अंदर भी 32 एलिमेंट्स हैं।
That becomes the largest group. Elements after uranium in the periodic table are called transuranic elements and all are synthetic. They are not the naturally occurring elements. They are all synthetic elements. So astatine is proved to be metalloid, or what? Because my teacher told that there's still research going on as to astatine is metalloid or not. Astatine is radioactive. एंड बीइंग रेडियो एक्टिव उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करना जरा टेढ़ा काम है और क्योंकि वो टेढ़ा काम है तो इसलिए वो एस्टेटाइन की प्रॉपर्टीज आपके कोर्स में नहीं है तो इवन इफ एस्टेटाइन इज मेटलॉइड और मे बी अ मेटल हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस टू यू ठीक है ऑल ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स यस दे आर नॉन मेटल्स दे आर नोबल गैसेस एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन के याद करने का कोई ट्रिक है क्या याद करना है आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद करना है एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन थोड़ा याद करना है Eka aluminum is next element to the aluminum, and that's gallium. Eka silicon is next element to the silicon, that's germanium. Problem का है, ठीक है? And now we are going to talk about the nomenclature of the elements above 100. ठीक है? पहले कभी बड़ा लड़ाई हो रही थी इनमें कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनका क्या नाम रखा जाए, ठीक है? और क्योंकि वो नाम रखने में बड़ी लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने एक तरीका निकाला यूपीएससी ने नंबर के हिसाब से नाम देने का और ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इट वॉज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 is nil, 1 is un, 2 is bi, 3 is tri, 4 is quad, tetrani, quad. 5 is pent, 6 is hex, 7 is sept, 8 is oct, 9 is n. ये जो मिक्सअप है कई लैंग्वेजेस का मिक्सअप है और उसका रीजन सिर्फ इतना है कि फर्स्ट अल्फाबेट हर किसी में अलग है नो टू प्रीफिक्स हैव द सेम स्टार्टिंग अल्फाबेट अब आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए आपको 1 2 5 लिखना है तो 1 इज उन 2 इज बाय 5 इज पेंट और लास्ट में ईएम लगा देते हैं 1 2 5 का नाम होगा उन बाय पेंटियम और इसका सिंबल होगा UB ठीक है तो दैट्स व्हाट वी हैव एज उन बाय पेंटियम UBP क्लियर एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन हियर so that's what we have to use तो जल्दी जल्दी इनके सिंबल्स बता सकते हैं आप So that was the introduction to periodic table. In next class, we are going to do effective nuclear charge. ठीक है? Okay then, मिलते हैं आपसे next class में. Till then, bye bye, take care, good night और revise जरूर कर लेना. Bye bye. Thank you बेटा.